मुंबई, सपनों का शहर। आज प्यासा मरने को मजबूर है। साल भर पहले मुंबई में मई जून के महीने में आफत बरस रही थी। पूरे शहर में जगह जगह पानी बरस रहा था, पानी भरा हुआ था। वो शहर मुंबई आज पानी की एक बूंद के लिए भी तबाह हो चला है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ महज 40 दिनों का पानी बचा हुआ है। जिन 7 बड़े तालाबों और डैम से पूरे शहर की प्यास बुझती थी, वहाँ पानी का लेवल गिर करके 10% के आसपास पहुँच गया है। प्रशासन ने पूरे मुंबई शहर में 10% पानी की कटौती का ऐलान भी कर दिया है। पूरे मुंबई में मुंबई के सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स और स्विमिंग पूल्स का पानी पूरी तरह रोक दिया गया है। लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इलाके, कमर्शियल हब्स और रईसों के स्पोर्ट्स क्लब के कोटे में मात्र 20% की कटौती ही की गई है। और इस सब की बड़ी वजह क्या है? नेचुरल वाटर सोर्सेज की तबाही। किसने की? मुंबई के बिल्डर्स ने। किसके साथ मिलकर की? बीएमसी के साथ। सवाल है कैसे की? नदियों को नालों में तब्दील किसने किया? मुंबई में देश का सबसे अमीर टाउन प्लानर है, इसके बाद भी करप्शन चरम पर क्यों है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में बात होगी सूखे और करप्शन में डूब रहे शहर मुंबई की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई नगर पालिका, यह मुंबई शहर की स्थानीय सरकार या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इसे एमसीजीएम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई भी कहते हैं। ये एशिया की सबसे अमीर नगर पालिकाओं में से एक है। एशिया की बीएमसी का सालाना बजट 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। बीएमसी में सबसे ऊंचा पद मेयर का है। जनवरी 2026 के बाद से बीएमसी के चुनाव जब से हुए हैं, वहां बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को बहुमत मिला है। बीजेपी 89 सीट्स जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है और बीजेपी की रितु तावड़े मुंबई की मेयर हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई को हर दिन लगभग 400 करोड़ लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसे पूरा करने के लिए इन 7 वाटर सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है जो मुंबई से काफी दूर स्थित हैं। वहां से पानी लाने के लिए 650 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें भी बिछाई गई हैं और शहर के अंदर सप्लाई के लिए 6000 किलोमीटर का पाइप लाइनों का जाल फैलाया गया है। लेकिन इस तामझाम के बाद भी मुंबई में हर दिन करीब 56 करोड़ 50 लाख लीटर पानी की भारी कमी बनी रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है बीएमसी के भीतर का करप्शन। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नॉन रेवेन्यू वाटर लॉस मुंबई में अब बढ़ गया है, यानी चोरी होने वाला पानी और बर्बाद होने वाला पानी अब बढ़कर के 30% से भी ऊपर पहुंच चुका है। बात 2009 की करें तो ये आंकड़ा उस वक्त 20% हुआ करता था। इसका राष्ट्रीय मानक सिर्फ 15% का है, यानी पानी की चोरी और बर्बादी को 15% पर लाया जाना चाहिए। अगर लाया गया तो 87 करोड़ 50 लाख लीटर पानी अतिरिक्त मिल सकता है। लेकिन समय के साथ साथ हमने नई तकनीकियों का आविष्कार तो किया, लेकिन उनका फायदा हमने करप्शन बढ़ाने में किया, ना कि रोकने में। इस करप्शन की वजह से हर दिन 90 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी जो साफ और ट्रीटेड पानी था वो गटर में बह जाता है। आज इसी पानी की मात्रा के लिए मुंबई रो रहा है। थोड़ा रिवाइंड करें अगर, तो आज से करीब 141 साल पहले माया नगरी की तस्वीर ऐसी नहीं थी। साल 1860 में जब पहली बार मुंबई ने नलों से पानी की सप्लाई शुरू की तो वो विहार स्कीम के जरिए की गई थी, जो इसी शहर की मीठी नदी पर बनी थी और उस वक्त ये जगह शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर नॉर्थ में ही मौजूद थी। उस जमाने में मुंबई की आबादी सिर्फ 7 लाख हुआ करती थी और इस स्कीम से हर दिन 3 करोड़ 20 लाख लीटर पानी आसानी से सबको मिल जाता था। इसके बाद जब 1885 में शहर में पहली बार पानी की कमी महसूस हुई तो इसी मीठी नदी के ऊपर हिस्से में एक तरफ तुलसी झील को डेवलप किया गया था और उसके बाद फिर कई झीलें डेवलप की गई। पवई झील को पानी का जरिया बनाया गया। यानी मुंबई अपने लोकल सोर्सेज के दम पर जिंदा थी, जिसे आज के भ्रष्ट सिस्टम ने बेचकर खा लिया है। यहीं से मुंबई का सिलसिला शुरू हुआ नए नए ठिकानों की तलाश करने का। जितने भी सोर्सेज थे पास के, वो सब सूखने लगे। आया साल 1948 में तानसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो शहर से करीब 175 किलोमीटर दूर बहने वाली वैतरणा नदी का रुख करने का फैसला किया गया और यही आज हालात हैं। मुंबई को सैकड़ों किलोमीटर दूर से यह पानी मंगाना पड़ रहा है। अगर आप इस फाइल में दिए गए डेटा पर नजर डालेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि कैसे वक्त बीतने के साथ साथ मुंबई अपने सोर्सेज से दूर होती चली गई।
जो विहार और तुलसी झीलें कभी शहर के अंदर हुआ करती थी, उनकी जगह अब 106 किलोमीटर दूर तांसा, 119 किलोमीटर दूर लोअर वैतरणी, 163 किलोमीटर दूर अपर वैतरणा, 102 किलोमीटर दूर भादसा और 150 किलोमीटर दूर मिडल वैतरणा से पानी खींचकर अब लाया जा रहा है। आने वाले वक्त के लिए जो गारगई, पिंजाल और पिंजाल प्रोजेक्ट्स अभी प्लानिंग के फेजेस में हैं, जो 180 और 195 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वो भी काफी दूर हैं। आने वाले कल का यह खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप बीएमसी की 2024-25 की एनवायरनमेंट स्टेटस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। इसके मुताबिक साल 2041 तक मुंबई की आबादी के लिए पानी की जितनी डिमांड होगी, जितना पानी सप्लाई किया जाएगा, जितनी डिमांड होगी और सप्लाई किया जाएगा, उसके बीच का जो अंतर होगा 642 करोड़ 40 लाख लीटर प्रतिदिन तक हो जाएगा। अब सवाल यह है, इतने पानी की पूर्ति कैसे की जाए? समंदर का पानी घरों में इस्तेमाल करने लायक होता नहीं है, इसलिए समंदर के खारे पानी को मीठा करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स और एडवांस्ड टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट्स एटीटीपी जैसी बड़ी और खर्चीली तकनीकों की प्लानिंग की जा रही है। आने वाले समय में इन डिसैलिनेशन कॉर्पोरेट्स और प्राइवेट वाटर कंपनियों का शहर की पूरी राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्जा होने जा रहा है और पानी पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी कमोडिटी बनने जा रही है। चुनाव पानी के मुद्दे पे लड़े जाएंगे और जो बड़े बड़े व्यापारी समंदर का पानी मीठा बनाने की फैक्ट्रीज लगाएंगे, वही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सरकारों को चंदा देंगे और सरकार भी वही चलाएंगे। अब मुंबई के भीतर जो टैंकर राज चल रहा है, उसे भी एक्सपोज करने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये हजारों टैंकर्स मुंबई के बोरवेल से 24 घंटे पानी खींच रहे हैं और जमीन को खोखला कर रहे हैं। और इसका कारण है कि मुंबई की लगभग 40% आबादी जिन झुग्गी झोपड़ियों और स्लम एरियाज में रहती है, वहां दूर दूर तक पानी की कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। सिर्फ स्लम इलाकों में ही नहीं, बल्कि कमर्शियल हब्स, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स और रईसों की ऊंची ऊंची गेटेड सोसाइटीज भी अपनी रोज की जरूरतों के लिए इन्हीं बोरवेल्स, कम्युनिटी वेल्स और टैंकर सप्लाईज के आगे हाथ फैलाई खड़ी रहती हैं। दूसरी तरफ मुंबई की रफ्तार तेज है। जिस रफ्तार से यहाँ शहरीकरण हो रहा है वो काफी तेज है। हर साल करीब 4% की दर से शहरीकरण के नाम पर यहाँ कंक्रीट के जंगल, नेचुरल कैचमेंट्स और ऐतिहासिक वाटर बॉडीज का गला घोंट रहे हैं। इससे होता यह है कि बारिश का पानी जमीन के नीचे नहीं जा पाता। लेकिन क्या शहरीकरण करना खराब बात है? नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की टाउन प्लानिंग। वो प्लानिंग जो एक शहर बसाने वक्त की जाती है। यहाँ कितने भाग में कंक्रीट लगाना है, कितने हिस्से में वो जोन बनाना है जहाँ से बारिश का पानी रिस करके जमीन के भीतर स्टोर हो सके, सीवेज की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे मार्केट प्लेसेस होंगे, कहाँ पार्किंग होगी, वगैरह वगैरह। टाउन प्लानिंग जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उसके मिनिस्टर हैं खट्टर साहब, जो पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। अब महाराष्ट्र का टाउन प्लानिंग मॉडल भारत में सबसे आधुनिक, पैसों के मामले में सबसे अमीर माना जाता है। इसके पास देश की सबसे अमीर प्लानिंग एजेंसीज हैं, जैसे सिडको। इसके पास लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा के फंड्स हैं। ये देश की सबसे अमीर अथॉरिटी है। इसके बाद नंबर आता है MMRDA का, ये भी महाराष्ट्र में ही है। इतनी दौलत होने के बावजूद कोई टाउन प्लानिंग दिखती ही नहीं, क्योंकि सब बड़े बड़े बिल्डर्स के खरीदे हुए सिपाही हैं। मुंबई का DCPR 2034 डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस अपने तय समय से लगभग 4 साल की देरी से लागू हो पाया है। ये टाउन प्लानिंग की नाकामी नहीं तो क्या है? झुग्गी झोपड़ियां टाउन प्लानिंग की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अफोर्डेबल हाउसिंग की भारी कमी है। सस्टेनेबल टाउन प्लानिंग का पहला नियम यह है कि वहां काम करने वाले मजदूरों और मिडिल क्लास के लिए घर हों, सस्ते हों। लेकिन महाराष्ट्र, खासकर मुंबई MMR क्षेत्र का रियल एस्टेट इतना महंगा है कि आम आदमी शहर से 2-3 घंटे दूर रहने को मजबूर है। ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग आबादी के बढ़ने की रफ्तार से हमेशा पीछे रह जाती है, जिससे हर साल मानसून में मुंबई और पुणे जैसे शहर डूबने लगते हैं। कौन जिम्मेदार है? एक त्रिस्तरीय सिस्टम है, वो जिम्मेदार है। पहला, दी नेक्सस यानी बिल्डर की लॉबी। अक्सर आरोप लगते हैं कि बिल्डरों के फायदे के लिए FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स के नियमों को बदला जाता है। जहां 4 मंजिल इमारत बननी चाहिए, वहां 8-8 मंजिल खड़ी कर दी जाती हैं। ज़मीनों पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन वहां पार्क, स्कूल और चौड़ी सड़कों के लिए जगह नहीं बचती, ना ही बारिश के पानी को सींचने के लिए जगह बचती है। दूसरा, ओवरलैपिंग अथॉरिटीज़।
मुंबई या पुणे जैसे शहरों में काम करने वाली एजेंसीज की बाढ़ आई हुई है। बीएमसी, पीएमसी यानी नगर निगम, एमएमआरडीए, पीएमआरडीए यानी महानगर विकास प्राधिकरण, एमएचएडीए यानी हाउसिंग, एसआरए यानी कि स्लम रिहेबिलिटेशन और सिडको। इसके चलते अक्सर एक ही सड़क या प्रोजेक्ट के लिए दो एजेंसीज या ज्यादा भी एजेंसीज आपस में भिड़ जाती हैं और अकाउंटेबिलिटी पास द पार्सल का खेल बन जाती है। जब पानी भरता है या सड़क टूटती है तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। तीसरा है लोकल बॉडीज की वित्तीय कमजोरी। भले ही एमएमआरडीए या सिडको जैसी बड़ी एजेंसीज बहुत अमीर हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर के नगर निगम जैसे कल्याण, डोंबिवली, वसई विरार या उल्हास नगर जैसे हैं, उनके पास फंड्स और तकनीकी रूप से सक्षम टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स की भारी कमी है। अब बात करते हैं उस पानी की जो गंदा होकर बह जाता है, उसे ट्रीट करके फिर से इस्तेमाल करने लायक कैसे बनाया जा सकता है या बनाया जा रहा है या नहीं। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एमपीसीबी की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि एमसीजीएम के तहत मुंबई में करीब 272 करोड़ 70 लाख लीटर पानी, काउंट करते हुए कितना होता है, ये प्रतिदिन साफ करने की कैपेसिटी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद हैं। और पूरे मुंबई में कुल मिलाकर ऐसे 8 बड़े प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ 53% ही हो पा रहा है। आधी सी मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर धूल फांक रहा है। मुंबई में हर दिन लगभग 320 करोड़ लीटर पानी हर रोज गंदा होता है। इसमें से 145 करोड़ 20 लाख लीटर पानी प्रतिदिन साफ किया जाता है, जबकि 174 करोड़ लीटर गंदा पानी बिना साफ किए आसपास के दलदलों में, वेटलैंड्स में और क्रीक्स यानी कि खाड़ियों में बहा दिया जाता है। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि जो लोकल मीठी नदी जो हुआ करती थी वो अब नदी नहीं रही, वो शहर के 13 बड़े नालों का खुला गटर बन चुकी हैं। तो सोल्यूशन क्या है? क्या नेता और बिल्डर मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल देंगे? कमेंट करके बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।